गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारा जो S2 पेपर है उसके लिए VVI क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन है, इसमें आंसर नहीं है, तो अच्छे से देख लेते हैं। पहले लगभग हम टोटल को कवर कर दिया और कुछ कुछ जो है हम पिछले वीडियो में करा भी दिए हैं इसका आंसर, और कुछ जो बचा हुआ है उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे करा देने का, और उसका PDF भी हम आप लोगों को दे देंगे, नोट्स भी दे देंगे। ठीक है। अगर PDF और नोट्स के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों का लिंक हम कोशिश करेंगे दे देने का, आप कहीं भी जुड़ सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन हमें। सबसे पहले संज्ञान क्या है। ठीक, संज्ञान क्या है इसका वीडियो हम करा दिए हैं। ये हाँ, वीडियो इसका मिल जाएगा आपको। और जीन पियाजे के संदर्भ में वर्णित करें। ये क्वेश्चन एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इस बार के एग्ज़ाम के, चूँकि पिछले बार का दिमाग में नहीं है, लेकिन इस बार जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। आप इसको थोड़ा दिमाग में रखें। और ठीक इसके बाद है हमारा एक शिक्षक। ये सब क्वेश्चन हमने खुद बनाया है, इसलिए, और ये तो आपको यूनिट में ही इस तरह से दिया हुआ था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद एक शिक्षक, चूँकि शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य करता है और बच्चों में संज्ञान का विकास, संप्रत्यय का विकास, ये इन सब के विकास में विद्यालय बहुत बड़ा योगदान देता है। और विद्यालय में रहता कौन है, विद्यालय में गतिविधि को कौन अंजाम देता है, बच्चा देता है और शिक्षक देता है। तो शिक्षक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में किस प्रकार सहयोग कर सकता है, या इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है, आप बतौर शिक्षक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या क्या करेंगे, या क्या कर सकते हैं, इस तरह से रहेगा। तो क्या क्या कर सकते हैं उसको अपने हिसाब से पहले देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा, और संप्रत्यय विकास, वैसे अच्छे यहाँ संप्रत्यय की बात नहीं है, तो संप्रत्यय की बात नहीं है, आपको संज्ञानात्मक विकास को समझना पड़ेगा। और संप्रत्यय में भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा VVI में। आगे देखते हैं। मनोविज्ञान का ज्ञान या मनोविज्ञान की समझ शिक्षक को होना क्यों आवश्यक है। ये कॉमन क्वेश्चन है। ये आपको वैसे तो VVI है, सिर्फ ये 2 में हम दिए हैं। अच्छा, 2 में ही मेरे हिसाब से जो है ना बेहतर रहेगा, इम्पोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत एक तरह से अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। और जब भी आप ये सारा पढ़ लेंगे, S2 अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको खुद मनोविज्ञान का ज्ञान हो जाएगा। क्यों आवश्यक है, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझता है, बच्चों को समझता है, उसी अनुरूप अपने शिक्षण कार्य करता है। तो जब तक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, वो किस अनुरूप में बच्चा क्या सीखेगा, किस उम्र में क्या सीख सकता है, कौन सा शब्द सीख सकता है, किस विधि से सीखेगा, ये तो पता नहीं रहेगा। इसलिए मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना आवश्यक है, ताकि वह कक्षा में सुगमतापूर्वक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाए रखे और बच्चों को उसकी आवश्यकता के अनुरूप ज्ञान प्रदान करता रहे। ठीक, उसके बाद परिपक्वता किस प्रकार अधिगम को प्रभावित करता है, इसका वीडियो भी आपको दिया हुआ है। वैसे ये यूनिट 2 में था, इसको हम एक में ही लिख दिए मिस्टेक्स। अच्छा, दोनों है इसमें, यूनिट 1 और 1 और 2 दोनों है। तो परिपक्वता वाला जो है मैच्योरिटी एंड लर्निंग, इसको हम इसका वीडियो भी है और इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ग्रुप में हम डाले हुए हैं, लगभग लोगों को मिल चुका है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, चूँकि ये क्वेश्चन पिछले बार भी आ चुका है। ये क्वेश्चन परिपक्वता तथा अधिगम पिछले बार भी आ चुका है, इसलिए हम करा दिए, रिस्क नहीं लिए हैं, और इस बार भी हम VVI में डाल दिए हैं। तो इसको एक बार देख लें। चलिए, अब आता है हमारा बुद्धि क्या, इंटेलिजेंस क्या। अच्छा, बुद्धि का में वृद्धि नहीं होती है, इसका विकास होता है। इसका हम कोशिश करेंगे आगे वीडियो में, इस सब का हम आपको किसका PDF, अच्छा कोशिश करते हैं हम। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। बुद्धि क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक को बताएं। सबसे पहले बुद्धि का जो है ना वो विकास, बुद्धि क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक या फिर बुद्धि विकास को, चूँकि बुद्धि में वृद्धि नहीं होती है। आप जन्म के बाद आप में जितनी बुद्धि है वह उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि, वैसे तो हम बुद्धि के वृद्धि को पता ही नहीं कर सकते हैं। बुद्धि का जो विकास है वो विकास होता है ना। संपूर्ण जीवन में अपने व्यक्ति 10% भी एक सामान्य व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है, इसलिए बुद्धि का विकास होता है, ना कि वृद्धि होती है। तो वातावरण का प्रयोग पड़ता है, वंशानुक्रम का प्रयोग पड़ता है, लिंग का ये फर्क पड़ता है, तो इस सब का फर्क कुछ कुछ पड़ता है बुद्धि विकास पर। तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में, इसका आंसर में। ठीक, अब है हमारा संप्रत्यय विकास क्या है, जो हमारा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है। कॉन्सेप्ट को हम या फिर बच्चे कैसे गढ़ते हैं, कैसे उसमें कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है, संप्रत्यय वो कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को
इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक, संप्रत्यय विकास क्या है, किस प्रकार बच्चे अपने संप्रत्ययों को गढ़ते हैं। संप्रत्यय विकास क्या है, इसके बारे में, इसका 5 स्टेज है, हम पांचों के बारे में लिख दिए हैं। पहले है कि बच्चा निरीक्षण करता है, फिर बच्चा पृथक्करण करता है, फिर अंतर करता है, फिर सामान्यीकरण आता है, फिर तब आता है परिभाषा निर्माण। तो ये है संप्रत्यय निर्माण। संप्रत्यय का जो विकास होता है ये 5 चरण में होता है। पहला है निरीक्षण, दूसरा है पृथक्करण, तीसरा है अंतर, चौथा है अंतर करता है उसमें, चौथा है हमारा सामान्यीकरण, पांचवा है परिभाषा निर्माण। इन सब के पश्चात वो परिभाषा निर्माण होता है। इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, इसका नोट्स भी शायद होगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं। आगे हमारा ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक अधिगम जो आपको बोल रहे, ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत या फिर संज्ञानात्मक विकास, दोनों एक ही बात है, लेकिन ब्रूनर जो जाने जाते हैं वो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। सिटेट में इसको पूछता है ब्रूनर के का कौन सा सिद्धांत है, तो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है इसका। तो विकास बोले या अधिगम बोले, दोनों को एक ही तात्पर्य है कहने का। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत उसको बताना है। इसका भी 3 स्टेज है, जो कि है पहला जन्म से 3 वर्ष तक का, दूसरा है 3 से 8 और तीसरा है 8 से ऊपर। इसका जो है ना, हम पिछले वीडियो में बनाए थे तो हम ब्लर कर दिए थे, इसको पेड में रखे थे, तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम फ्री में दे रहे हैं। इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अच्छे से इन सब का नोट्स लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़िए। और इसका भी नाम भी है, पहला का है इनएक्टिव है, जो कि इमेज एक्टिविटी बेस्ड होता है। दूसरा है हमारा आइकॉनिक और तीसरा है हमारा सिंबॉलिक। है, ठीक ना। तो ये होता है एक्टिविटी बेस्ड, है ना, ये होता है इमेज बेस्ड और ये होता है सिंबल बेस्ड या लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है, अब ये है, अच्छा ये हुआ ब्रूनर का। इसको हिंदी में बोलते हैं पहला सक्रिय निरूपण, दृश्य प्रतिमा निरूपण दूसरा को बोलते हैं, तीसरा है हमारा सांकेतिक निरूपण। ठीक है, तो इसको हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में अच्छे से डिटेल्स कर देंगे। एक एक बार बोल देंगे, एक एक लाइन बोल देंगे ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए फिर देखते हैं। अब है हमारा सीखने की योग्यता। अच्छा, योग्यता के बारे में हमने बात नहीं किया है। सीखने की निर्योग्यता क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, बच्चे में हम किस किस प्रकार की निर्योग्यताओं को देखते हैं और उनका समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं। अगर बच्चे में पठन निर्योग्यता है तो हम उसको कैसे दूर करेंगे, ये भी पूछेगा। इस चीज़ को मिस्टेक से छूट गया है, इसको याद रखना है कि हम बच्चे की अधिगम निर्योग्यताओं को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। अगर पठनीय निर्योग्यता है, वो पढ़ने में है कि गलत पढ़ पा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, अभ्यास कराएंगे, है ना। डिसलेक्सिया है अगर उसमें, तो हम क्या बोलेंगे, उसको अभ्यास पढ़ने का अभ्यास कराएंगे, लिखाने का भी अभ्यास कराएंगे। क्योंकि पढ़ना लिखना, जो लिखना जान जाएगा वो जो पढ़ना जान जाएगा वही ना लिखेगा, जो उसके दिमाग में आ रहा है वही वो लिखेगा। पठन विकार को दूर करने के लिए हम उसको अभ्यास कराएंगे, पढ़ाएंगे, छोटे छोटे अक्षर पढ़ाएंगे, फिर शब्द पढ़ाएंगे, फिर वाक्य, फिर कहानी, कविता, इस तरह से लेके चलेंगे, है ना। तो इस चीज़ को है कि किस प्रकार से हम अधिगम अक्षमताओं या सीखने की निर्योग्यताओं को दूर कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार होगा, सीखने में कुछ और हो जाए, ये पठन विकार को दूर करने, पठन जो अक्षमता है या पठन निर्योग्यता को दूर करने के लिए अलग साधन लगेगा, अलग हमें तरीके अपनाने होंगे। और यदि लेखन विकार है, डिस्ग्राफिया है, तो उसमें हमें अलग तरीके का के रुख अपनाने होंगे। इस तरह से सब में अलग अलग तरह का वेरियस टाइप का। अगर बोलने में बच्चा बोल नहीं पा रहा है, डिस्फेजिया है, तो क्या करेंगे, उसको बोलने का मौका देंगे, समूह के सामने बुलाएंगे, नहीं बोल पा रहा फिर भी बोलेंगे चलो अपना नाम ही बता दो। तो इस तरह से होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारा ये हो गया। उसके बाद अधिगम तथा अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का लर्निंग ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, किस प्रकार हम बच्चों का आकलन करते हैं, ये लिखना है। असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, इसको जानना है। इसका भी हम करा दिए हैं, इसका नोट्स भी होगा, नहीं होगा तो फिर हम डाल देंगे ग्रुप में। ठीक है,
इसके बाद है व्यवहारवादी दृष्टिकोण से क्या आशय है। किस प्रकार किस प्रकार इसकी सहायता से हम बच्चों को अधिगम करा सकते हैं। पावलव और स्किनर, यही दोनों दिया हुआ है मुख्य रूप से। और ब्रूनर का तो एक ऊपर आ ही गया। वैसे ब्रूनर व्यवहारवादी, अच्छा ये जो है हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार हम व्यवहार में अनुबंध करा के बच्चों में अधिगम करा सकते हैं, है ना। क्या आशय है, किस प्रकार की सहायता से हम बच्चों को अधिगम करा सकते हैं। पावलव स्किनर का इसमें है, तो इन दोनों का भी हम कोशिश करेंगे ले आने का नेक्स्ट वीडियो में। कंडीशनिंग एस्पेक्ट है, अनुबंधनात्मक पक्ष क्या लेंगे कि बच्चों में हम अनुबंध के द्वारा अधिगम कराते हैं। अधिगम का व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है, ये भी या ये आ सकता है ना, इस तरह से आएगा क्वेश्चन। फिर स्मृति क्या है, मेमोरी, ठीक है। अब चौथा है सामाजिक अधिगम क्या है। इन सब क्वेश्चन जो है वीवीआई है, हम आपको देख लेना है। सामाजिक अधिगम क्या है, ये क्वेश्चन समझ लिए इम्पोर्टेंट में भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है, अल्बर्ट बंडूरा का। एक तरह से इसको अच्छे से रखना है, अच्छे मतलब कहने का मतलब कि वीवीआई में भी वीवीआई के रूप में रखना है। सामाजिक अधिगम क्या है, या समाजीकरण का बोध आवश्यक है, इसमें हम लिख दिए समाजीकरण आपको समझना आवश्यक है। इस चीज़ के लिए समाजीकरण क्या होता है, सामाजिक मानदंडों को सामाजिक मानदंडों या फिर संस्कृतियों आदि को आत्मसात करना या अपने अंदर लाना, या फिर समाज के मानदंडों के अनुसार खुद को ढाल लेना, ये है समाजीकरण। अब तो है सामाजिक अधिगम क्या है, समाज से हम अच्छे चीज़ को लें, बुरी चीज़ को छोड़ दें, यही है सामाजिक अधिगम। अब है सामाजिक अधिगम के विषय में बंडूरा क्या कहते हैं, उनके प्रयोग को बताएं। बंडूरा का क्या प्रयोग था, 3 कमरा लिया था ना, 3 तरह का। तो खैर कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। उसके बाद भाई वीडियो चूँकि हो रहा है लंबा, कितना हो गया 12 मिनट, अच्छा। फिर है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ओनली फॉर नॉलेज। हम ये दिए हैं कि नहीं आएगा ये, लेकिन आपको जान लेना है। एक नज़र एट ग्लेंस आपको देख लेना है विहंगम दृष्टि से। उसके बाद अभिप्रेरणा तथा अधिगम, ये इम्पोर्टेंट है। अभिप्रेरणा क्या है, आंतरिक बाह्य सबको देख लेना है। उसके बाद अधिगम तो खैर है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन अभिप्रेरणा और अधिगम को एक बार जान लीजिएगा। अभिप्रेरणा किस प्रकार से अधिगम को सहायता करता है, अधिगम प्रक्रिया को। चलिए इस तरह से जो हम वीवीआई था हम दिखा दिए, इन सब का कोशिश करेंगे हम आंसर लेके आने का, कुछ कुछ कर ले आए हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।